नमस्कार, सियासत की बात के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। देश में सबसे बड़ा चुनावी घमासान पिछले साल ही तो खत्म हुआ है, लेकिन चुनावी दौर अभी खत्म नहीं हुआ। देश के बड़े राज्यों में शुमार बिहार में चुनाव इसी साल होने वाला है। इसके बाद नंबर है पश्चिम बंगाल का, फिर 2017 में यूपी का। ऐसे में राजनीतिक दलों की तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों के बीच सियासी दलों के लिए एक बड़ी मुश्किल है प्रचार तंत्र को मजबूत करने की। सरकार की नीतियां जनता तक पहुंचें, इसका मैकेनिज्म तैयार करने की, जिसमें फिलहाल सभी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। अब सवाल यह कि बगैर जमीनी हकीकत को समझे, बिना जीत का करिश्मा इसके दोहरा पाना क्या मुमकिन है, और क्या सत्ता तंत्र में बैठे लोग खिसकती जमीन की आहट को महसूस कर पा रहे हैं? आज चर्चा इसी पर। क्या सत्ता में पहुंचने के बाद संगठन लापरवाह हो जाता है? यह याद रखिएगा, संगठन अलग है, सरकार अलग है। संगठन लापरवाह हो जाता है क्या? क्या संगठन के लोगों पर छाई सत्ता की खुमारी सरकार की मेहनत पर, सरकार की सेहत पर भारी पड़ने लगती है? इस सवाल को समझना बेहद जरूरी है। चर्चा से पहले एक रिपोर्ट। कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचने का रास्ता जितना मुश्किल होता है, बुलंदियों पर ठहरना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। देश की सियासत में बुलंदियां छूने वाली ये दो शख्सियतें भी कुछ इसी तरह के दौर से गुजर रही हैं। एक के सामने जहां खुद को दोहराने की चुनौती है, तो दूसरे के सामने अपनी लहर का लोहा मनवाने की मुश्किल। सवाल चुनाव का है, जिसके लिए मजबूत प्रचार तंत्र और समर्पित संगठन दोनों जरूरी है। मगर हालात कुछ ऐसे बने हैं कि दोनों को ही नसीहतें देनी पड़ रही हैं। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मोदी जहां लगातार सांसदों और मंत्रियों को जनता के बीच जाने और सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव बार बार कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं, ताकि 2017 में अखिलेश पार्ट 2 की सियासी फिल्म तैयार हो सके। मान लो हम समाज पेंशन दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, और गरीबी हमें नहीं पहचान पा रहा है। मैंने सोनभद्र में महिलाओं से पूछा, तो ये एक्सरसाइज हमारे कार्यकर्ताओं को और आपकी मदद से, ये हमारे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सबक है। गांव-गांव, घर-घर बात पहुंचाइए कि पार्टी ने क्या क्या काम किया है। दरअसल अखिलेश यादव की ये चिंता कहीं से भी गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि पहचान के संकट से अभी हाल ही में गुजरे हैं अखिलेश यादव। वाकया 30 अप्रैल का है, जब एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का चेक बांटने पहुँचे और हकीकत से सामना हुआ तो अवाक रह गए। कौन सरकार है ये? कौन सरकार है? नहीं नेता तुम्हारी तो बोली खोल रही है। कौन सी सरकार है? तो हम लोग देते फिरे, मदद भी करते फिरे, कौन चले? अच्छा, समाजवादी पेंशन कौन चला रहा है? अच्छा, सारी किसी के लिए तुम्हें सीएम पूछते रहे, चेक बांटते रहे और कार्यकर्ता नारा लगाते रहे। सीएम ने कार्यकर्ताओं को रोका भी, मगर कोई माने तब ना। चेक लेने आई महिलाएं ना तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जानती थी और ना ही उस योजना के बारे में जिसका चेक उन्हें दिया जा रहा था। जमीनी हकीकत देख मुख्यमंत्री ने भी ये माना कि लखनऊ में किए गए पार्टी नेताओं के दावे और असलियत दोनों का फर्क क्या है। जैसे मैंने अभी महिला से पूछा कि कौन मदद कर रहा है, बेचारी जानती नहीं। ये तो जिम्मेदारी हमारी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो जाने और महसूस करे कि भाई ये सरकार की वजह से है। तो क्या जनपद का कोई गांव में कुछ भी झूठ बोल देगा? ये हालात बताते हैं कि सत्ता पाने के बाद सत्ता की खुमारी किस कदर सरकारों की लुटिया डुबो देती है, फिर चाहे सत्ता देश की हो या प्रदेश की। फिलहाल बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के करीब आ रहे चुनाव में परचम लहराने का ख्वाब देख रही बीजेपी हो या फिर यूपी में करिश्मा दोहराने की चाहत पाल रही समाजवादी पार्टी, दोनों के लिए हालात कुछ ऐसे ही बने हैं, जहां सवाल सिर्फ खुद को आवाम से जोड़ने का नहीं, बल्कि उस पहचान को स्थापित करने का भी है जिसके जरिए कामयाबी का सिलसिला कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज
जब तरक्की के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं, जब तकनीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की बात हो रही है, लोगों के हाथ में बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस टेलीफोन है, मोबाइल है, ऐसे दौर में भी आप सोचिए कि लोगों को यह पता नहीं है कि सरकार किसकी है, किस तरीके की योजना है और योजना से उनका क्या फायदा होना है। अब बताइए, इस तकनीक का, इस पूरे कैंपेन का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है, इसका क्या फायदा होता है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ लखनऊ से बहुत ही खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं। राव साहब, बहुत स्वागत है आपका। हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि राव साहब ने पूरा दौर देखा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, किस किस तरीके से कौन कौन से बदलाव आते चले गए और कैसे लोगों को ये समझाया गया कि दरअसल उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है और वो किसकी सरकार चुनने जा रहे हैं। बहुत करीब से देखा है राव साहब ने। राव साहब, हम आज ट्विटर की चिरैया पर बैठे हैं, फेसबुक पर बैठे हैं और पता नहीं किन किन चीजों को सुबह से शाम तक हम उठने के साथ और सोने से पहले 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लिया करते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता होगा, अखबार निकलते होंगे और वो भी शायद आज का अखबार हो सकता है कि कुछ इलाके ऐसे हो जहां परसों पहुंचता हो, तो ऐसे में भी नेता अपनी बात समझा लेते थे। लेकिन आज अखिलेश यादव हो, चंद्र हो, उनका रोना यही है कि आप बात तो नीचे तक पहुंचाते ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सी योजना है, कौन सी सरकार और सरकार किसकी। शेखर, एक उदाहरण देके इस बात की जवाब की शुरुआत करूं। ये 1908 की बात है। एक मराठी पर्यटक गया था जम्मू कश्मीर। तब कश्मीर जाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी, मदीना टल्ला नहीं बना था 1908 में। उस वक्त वहां पूछा, वहां के एक नागरिक ने उस आदमी से, कहां से आए हो? उसका महाराष्ट्र से आए हैं। उसका अच्छा, वहां जा लोकमान्य तिलक नाम का आदमी है जो सबसे बड़ा बागी है हिंदुस्तान का। 1908 में पूना के तिलक का नाम कश्मीर घाटी में जानते थे लोग। कैसे पहुंचा? न उस वक्त टीवी था, रेडियो था, न ट्विटर था, न SMS था, पहुंच गया। तो तुलना करें आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछता है महिलाओं से, ये चेक कौन दे रहा है, किस सरकार की बात है, मुख्यमंत्री कौन है, वो अनजान हो। तो क्या शर्म की बात नहीं है सरकार के लिए, उसके प्रचार तंत्र के लिए, वो तमाम जो खर्च कर रहे पैसा, अरबों रुपए, उन सब चीजों के लिए क्या कर रहा है सूचना जनतंत्र विभाग, जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश का? क्यों नहीं प्रचार कर पाया है? सिर्फ 10 से 5 दफ्तर में बैठने से, काम करने से प्रचार नहीं होता है। शेखर, जब तक कोई आतिशी काम न हो, कोई तिरस्मी बात न हो, जो इंदिरा गांधी करती थी, अचानक गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, देखते रह गए सारे विरोधी लोग, चुनाव जीत गई वो। मोदी का देखिए क्या गजब का प्रचार था, सबसे आधुनिकतम प्रचार था। एक साधारण सा चाय बेचने वाला 10 साल के अंदर प्रचारक से मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बन जाए। लोगों को स्टडी करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। भारत के हर मुख्यमंत्री को पढ़ना चाहिए कि किस तिलक से मोदी इतने आगे बढ़ गए। वही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ की समाजवादी सरकार को भी अब आत्मविश्वास छोड़कर कुछ जमीनी हकीकत की बात करनी होगी। जमीन से जितना ऊपर जाएंगे, जमीन उतनी दूर हो जाएगी, कटती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि कुछ पुराने व्यवहार को वापस लाए। मेरा तो आकलन ये है कि जब तक आम आदमी से अपने को तादाद में स्थापित नहीं करेगी सरकार, तब तक मुझे लगता नहीं कि लोग जानेंगे या वोट देंगे इस सरकार को। अब ये सवाल उठता है कि फिर क्या किया जाए। उसके लिए सीधी बात यह है कि जनता दर्शन होता है, लोगों से मिलना होता है, दौरा होता है। मैं तो एक बार देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब में जा रहा था जहां में, अचानक गांव उतर गए और वहां के लोगों से मिले, बात करने लगे। इतना अच्छा लगा कि एक साधारण से साधारण बनने की कोशिश की। वही कांग्रेस के पहले लोकसभा चुनाव में परंपरा होती थी, आज क्यों नहीं हो पा रही वो? क्यों जनता के लोग जनता से दूर हो रहे हैं? और ये सिक्योरिटी, शेखर, ये 40 काले कपड़े वाले जो चलते हैं, वो क्या जनता के और नेता के बीच में दीवार नहीं बन रहे हैं? उसको दूर नहीं करना चाहिए। जनता का आदमी जनता से डरेगा तो छोड़े राजनीति, अब चला जाए ऋषिकेश, साधुगिरी करे वो।
ये सब चीजें सोचना पड़ेगा। लोग जानते हैं शेखर, ये कोई नई चीजें नहीं है। बिल्कुल हर साहब, राज्य का हालांकि जानता कमांडो है डर जाएंगे कि थोड़ा क्या आपकी है, बात क्या सुन स्थिति करके, है। हो सकता है कि ये कार्यक्रम देख रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जो बात राव साहब कह रहे हैं, मैं भी अपने दर्शकों के साथ वो अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा राव साहब ये केस था। जब सुनामी आई, मुझे भी दक्षिण भारत में उस समय मैं उधरी था और ये मौका आया कि मैं सुनामी को कवर कर पाता। मैं गया तो वहां पे जो अति आदिवासी लोग थे उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, वो सब हमें बचा लेंगे। मेरे ख्याल से उनको वो बेलचे हाथी वाला केस याद होगा, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ रहा हो। लेकिन वहां से मुझे एक बात यह समझ में आई कि छाप छोड़ने में पुराने नेताओं का जो योगदान रहा है, मतलब 1984 से वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। 2004 में भी उस इलाके के लोग सोच के मामले में, प्रधानमंत्री कितने बदल गए उसके बाद। लेकिन ये जो स्थिति है, अखिलेश यादव हो या मायावती हो या नरेंद्र मोदी हो, एक दौर में तो ये अपनी बात को कामयाब करते हैं और उसके बाद चुनाव जीत करके चले आते हैं। फिर जो सरकार और संगठन जहां से अलग होते हैं, तो क्या ये नाकामी सरकार की है या ये नाकामी संगठन की है? संगठन की है। संगठन ज्यादा है, क्योंकि संगठन वोट मांगता है सरकार बनाने के लिए। राजनीतिक सिद्धांत भी यही है कि आप पार्टी सिंबल पर, पार्टी प्रोग्राम पे, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। तो पार्टी की सीधी जिम्मेदारी है अगर सरकार कोताही करती है। इसीलिए ये सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, पार्टी सरकार के ऊपर है, पार्टी के निर्देश में सरकार चलना चाहिए, क्योंकि वोट पार्टी लाती है। और जहां तक सादगी का प्रश्न है, सादगी पर तो कोई विवाद नहीं होना चाहिए, सादगी का स्वागत करना चाहिए। आपको याद होगा सोनिया गांधी ने एक निर्देश दिया था कि सारे मंत्री लोग इकोनॉमी क्लास में चलेंगे हवाई जहाज में, एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं जाएंगे। कितनी अच्छी बात थी। लेकिन क्या हुआ उसका? वो थरूर ने कह दिया साहब कैटलेट क्लास है, जानवरों का क्लास है, कौन इसमें यात्रा करेगा। राव साहब, प्रचार तंत्र का अगर फायदा होता है, तकलीफ उससे मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को जिस तरीके से हम देखते हैं अक्सर हो जाती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। कई सरकारें ऐसी हैं, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने पता चला कि एक योजना जिस पर कुल 18 करोड़ रुपए खर्च किए और प्रचार में उस योजना के 22 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च कर दिया। तो ये जो इस तरीके की स्थितियां होती हैं, ये भी तो घातक हैं। तो कौन सा वो तरीका होगा जिससे जनता ये कम से कम जाने या जागरूक हो कि वो किसे चुन रही है, कौन है उसका जिसको उसने चुना है? ये तो जो आपने बताई शेखर, ये तो मूर्खता की बात है या भ्रष्टाचार है। ये 18 करोड़ पे 22 करोड़ खर्च किए जाए, ये तो निरा पागलपन है या भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रश्न यहाँ बहुत सीधा साधा है। जो हम और आप बात कर रहे हैं, ये कोई अनजानी बातें नहीं है। ये हर आदमी जानता है कि क्यों, किस प्रकार वो जनता से झूठ बोल रहे हैं। जब तक जीवन शैली और कार्यकर्ताओं को प्रेरित नहीं करेंगे नेता लोग, ये तय है वो जनता से करते जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे उनको। वोट पाने के लिए शेखर जनसेवक की छवि, आकृति बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपको अमीरी दिखानी है, सुरक्षा दिखानी है, तो जाइए फिर दुकानदारी कीजिए, मिल मालिक बनिए, जमींदार बनिए। जनसेवा में तो काम करना होगा और बताना पड़ेगा कि आप जनता से ऊपर या जनता से अलग नहीं है। मैं यहाँ एक उदाहरण दूं आपको। बाबूबा पटेल थे, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। वो अहमदाबाद से बड़ौदा बस में जाते देखा उनको मैंने। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं यूपी से गया था अहमदाबाद। क्या वहां यूपी में ठाट रौनक होती है मंत्रियों की, शेवरले कार में चलते थे। मैं बात कर रहा हूँ 60 के दशक की। लेकिन साधारण था। गुजरात में बहुत साधारण है। आप गुजरात में जाइए, इतना सरल है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि मुख्यमंत्री जब तक परिचय नहीं दिया जाए। वो सरलता क्यों नहीं आ सकती? और यूपी में थी शेखर, कोई नई चीज में नहीं कह रहा हूँ जी, थी। मैंने खुद अपनी आंखों से छात्र जीवन देखा है। नैनीताल के फ्लैट्स में गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सीबी गुप्ता, चरण सिंह सब बैठ के मूंगफली खाते थे। आम आदमी से मिल सकते थे। पूरी काबीना बैठती थी लेक के किनारे नैनीताल में। कितना सरल जीवन था। क्यों ये दुष्कर बनाया?
सिर्फ अहंकार की भावना से, खुदगर्जी से। ठीक है, यानी सत्ता का स्वभाव जो है वो व्यक्ति को इस तरह से बना देता है। बहुत शुक्रिया राव साहब, आज हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार बनने के बाद ये संगठन की जिम्मेदारी है कि वो उसके रौले या भोकाल में ना आए, ये अपना लोकल शब्द है यूपी का, बल्कि इस बात को तय करें कि सरकार जो काम कर रही है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि जनता ही है जिसने उस संगठन को, उस पार्टी को पसंद किया और सरकार बनाई। नमस्कार।